हेलो साथियों, कैसे हैं। सुयान एकेडमी में फिर से एक बार आपका हार्दिक स्वागत है। और फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स की जो हमारी वीडियो लेक्चर सीरीज चल रही थी, इस वीडियो लेक्चर सीरीज के अंदर अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। और उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का ये लास्ट वीडियो रहेगा आज। ठीक है, आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी हम कंप्लीट कर देंगे, देन उसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो इलेक्ट्रॉनिक्स का रहेगा। और अभी जो हम इस टॉपिक हमारा जो कंटिन्यू में चल रहा था, जिसे हमें कंप्लीट करना है, वो हम चल रहे थे मैक्सवेल इक्वेशन। देन उसके बाद में हमने पढ़ा था मैक्सवेल इक्वेशन से हमने डिराइव की थी वेव इक्वेशन। ठीक है, तो ईएम वेव इक्वेशन हमारी चल रही थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन। जो ईएम वेव्स वाला है ये हमारा टॉपिक चल रहा था। और इस ईएम वेव्स में हमने पहला जो टॉपिक था हमारा फ्री स्पेस, यानी कि फ्री स्पेस अगर है, उस फ्री स्पेस का मतलब क्या है, जिसमें जे और रो दोनों जीरो है, उस केस के अंदर जो है आपका क्या है, किस तरह से इक्वेशन, जो वेव इक्वेशन बनेगी। और वो वेव इक्वेशन क्या बनी थी हमारे पास, वो कुछ इस तरह की इक्वेशन थी कि डेल स्क्वायर ई माइनस 1/c² del 2e ओवर del t स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हमारी वेव इक्वेशन थी। यहाँ से हमने जो c को डिफाइन किया था वो था 1/, ठीक है, रूट में एप्सिलॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये हमने इस तरह से डिफाइन किया। अब मान लीजिए आपके पास फ्री स्पेस की बजाय अब जो अगला मीडियम है वो मान लीजिए डाइलेक्ट्रिक मीडियम है ना, डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। अब डाइलेक्ट्रिक मीडियम है तो क्या चेंज होगा, सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी इक्वेशन चेंज होगी। अब देखिए डाइलेक्ट्रिक में हमने क्या देखा, जो एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है, अब एप्सिलॉन नॉट किसको रिप्लेस कर लेगा, एप्सिलॉन को। और जो आपका म्यू नॉट है वो किसको रिप्लेस कर लेगा, म्यू को रिप्लेस कर लेगा। ठीक है, तो इक्वेशन सेम रहेगी, इक्वेशन में कोई ज्यादा चेंजेस नहीं रहेगा। यही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यहाँ पे जो मैं चीज लिखने वाला हूँ ये क्या रहेगा, 1/v²। अब c नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि जो लाइट की वेलोसिटी है, वेव की वेलोसिटी, वो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, और ये इक्वेशन क्या रहेगी, सेम इक्वेशन रहेगी, इसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाला। मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी सेम लिख देंगे, है ना। मैग्नेटाइजिंग फील्ड अगर एस के लिए लिखना चाहो या बी के लिए लिखना चाहो तो सेम इक्वेशन हो जाएगी, उसमें कोई ज़्यादा दोबारा नहीं लिख रहा उस, क्योंकि ई से हम बी और बी से हम ई निकाल सकते हैं, दोनों एक ही तरह से उसको ट्रीट कर सकते हैं ना। तो यहाँ से अगर इक्वेशन देखें तो ये जो वी आएगा, ये वी क्या आएगा, ये यहाँ जो वी रहेगा 1/, ये रहेगा म्यू और एप्सिलॉन। क्या रहेगा, म्यू एप्सिलॉन। और इसकी जो वैल्यू आएगी, अगर मान लीजिए इसको सोल्व करते हैं तो हम क्या जानते हैं कि हमारा म्यू जो होता है वो क्या होता है, म्यू आर एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन जो होता है वो क्या होता है, एप्सिलॉन आर और एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये वैल्यू जब आप इसमें रख देते हैं तो वी जो आता है हमारे पास वो क्या आ जाएगा, 1/रूट के अंदर एप्सिलॉन नॉट, और पहले म्यू में है तो पहले म्यू लिख देते हैं, तो म्यू नॉट म्यू आर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। अल्टीमेटली दोनों को जब इसको सोल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 1/रूट में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, और एक मिलेगा आपके पास म्यू आर एप्सिलॉन आर। ठीक है, क्या मिलेगा, म्यू आर एप्सिलॉन आर। अब यहाँ से ये किसके बराबर है, तो ये हमारे c के बराबर है, तो v/रूट में म्यू आर और एप्सिलॉन आर, इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगर मान लीजिए सपोज कर लीजिए कि जो मटेरियल है वो आपका नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। क्या है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। ठीक है, तब नॉन मैग्नेटिक इसका मतलब एप्सिलॉन आर इक्वल टू कितना होगा, एप्सिलॉन आर इक्वल टू 1, 0 नहीं 1, एप्सिलॉन आर इक्वल टू कितना होगा, 1 होगा। तो उस केस के अंदर आपका v कितना हो जाएगा, v इज इक्वल टू 1/रूट में एप्सिलॉन आर। ठीक है, और यहाँ पे इस रूट एप्सिलॉन आर को हम एक डिनोट करते हैं किससे, n से, जिसे बोलते हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। ठीक है, क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जिसको बोलते हैं, वो हमारा क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो अगर आपके पास एप्सिलॉन आर गिवन है ना, रिलेटिव परमेबिलिटी गिवन है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होगा, सॉरी परमिटिविटी गिवन है, तो उसके अंदर क्या होगा, उसका रूट निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा आपके n, यानी कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के जो है वो आपके इक्वल हो जाएगा। और जैसे ही आप इसको रखेंगे यहाँ पे तो n इक्वल टू क्या मिल जाएगा, n इक्वल टू c/v। जो फॉर्मूला हम कहाँ पढ़ते हैं, जो फॉर्मूला कहाँ पढ़ते हैं, ये फॉर्मूला हम जब पढ़ते हैं, जब हम 8वीं क्लास या फिर 10वीं क्लास के अंदर जब हम क्या निकालते हैं, अपवर्तन पढ़ते हैं, है ना। अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन में पढ़ते हैं, तो रिफ्रैक्शन के अंदर ये फॉर्मूला हम वहाँ पे यूज करते हैं, जिसको यहाँ पे क्या बोलते हैं, म्यू बोलते हैं वहाँ पे। ठीक है, वहाँ किससे लिखते हैं, म्यू से लिखते हैं, जिसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। वो कहाँ से आया है, वो यहाँ से आया। क्यों, क्योंकि लाइट की जो वेलोसिटी है वो क्या हो रही है, जब मीडियम चेंज हो रहा है तो मीडियम के अकॉर्डिंग उसकी वेलोसिटी भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। उसकी एयर के अंदर और इसके अंदर वेलोसिटी अलग होती है, और बाकी उसकी अलग वेलोसिटी होती है। ठीक है, हो गया। यहाँ से ये चीज़ आपने लिख ली होगी, है ना। उसके बाद में एक चीज़ और, यहाँ से जैसे जेड होगा वो चेंज हो जाएगा, एच है। अब जो है आपके पास जो ई में आ रही थी इक्वेशन, वो इक्वेशन सारी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब वो इक्वेशन किस में आएगी,
यानी कि जो पिछला हमने जो पढ़ा है उसके अंदर जो म्यू नोट है वो म्यू से और एप्सिलॉन नोट है वो क्या होगा, एप्सिलॉन से रिप्लेस हो जाएगा और उससे हम सारी इक्वेशन जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे, किसके लिए, डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए। ठीक है, तो मेनली आपको जो इसमें ध्यान रखना है वो ये चीज़ ध्यान रखनी है, दो चीज़ें। ठीक है, आगे समझ में। चलिए, हाँ, अगर ये मान लीजिए मैग्नेटिक मटेरियल होता तो ये इक्वेशन नहीं बनती, क्योंकि फिर यहाँ क्या आता है, म्यू आर भी आता है। ठीक है, उस केस में ये अलग इक्वेशन बनती। ठीक है, और इसी तरह से मान लीजिए अब जेड लिखना चाहो, जैसे ये लिखा आपने, है ना, सी लिखा, वी लिखा, वैसे आप क्या लिख सकते हो, जेड लिख सकते हो। इस केस के अंदर जेड कितना हो जाएगा, इम्पिडेंस, इम्पिडेंस जो है वो पहले वाला नहीं रहेगा, है ना, क्या होगा, थोड़ा सा चेंज होगा। क्या चेंज होगा, अब जो जेड आएगा आपके पास वो आएगा जेड नोट। ठीक है, जेड क्या आएगा, जेड नोट, और उसके साथ में क्या आएगा, ऊपर क्या था, ई अपॉन एस था ना। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम लिखेंगे, तो ई अपॉन एस के अकॉर्डिंग ये मिल जाएगा हमारे पास कि दो क्वांटिटी हमारे पास और रहेगी, वो रहेगी म्यू आर अपॉन एप्सिलॉन आर। ठीक है, अब ये इस पे डिपेंड करेगा। जेड नोट क्या है, जेड नोट जो हमने पहले निकाला था, क्या निकाला था, म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, चलिए, तो ये आपको पता ही है, ये सारी चीज़ें होगी। ई अपॉन एस से निकाल लेना, ई आप इसमें रखोगे क्योंकि दोनों पे डिपेंड करेगा ना, उससे हम निकाल सकते हैं। तो कुल मिला के यहाँ से ये दो चीज़ इंपॉर्टेंट थी जो मैंने आपको बता दी है। अब जो इंपॉर्टेंट है वो सबसे वो है कि जब आप कंडक्टिंग मीडियम में जाते हैं, है ना, कंडक्टिंग मीडियम का मतलब क्या हुआ, अब आपके पास वहाँ पे करंट है। ठीक है, कंडक्टिंग मीडियम में जब आप जाओगे तो कंडक्टिंग मीडियम आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अच्छा, एक चीज़ और दिमाग में रखें यहाँ पे कि इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी। दूसरा क्या, जब आप फ्री स्पेस में थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के जो है ना एम्पलीट्यूड, वो टाइम के साथ या फिर मीडियम में जब जाते हैं तो चेंज नहीं होते हैं, जो कंडक्टिंग में होंगे, है ना। कंडक्टिंग में क्या होगा, अभी हम यहाँ पे एक फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं ना, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होगा, कंडक्टिंग जब मीडियम में जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो टाइम के साथ क्या हो रहा है, वेरी चेंज हो रहा है, वो कम होता जा रहा है, जैसे जैसे वो पेनिट्रेट करेगा वैसे वैसे। ठीक है, वो उसको अब देखेंगे, उसका फॉर्मूला भी है, उससे चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट हमारा जो अब रहेगा वो रहेगा ईएम वेव इन कंडक्टिंग मीडियम। अब कौन सा मीडियम है, कंडक्टिंग मीडियम। ठीक है, कि कंडक्टिंग मीडियम बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इसका क्वेश्चन मैंने हाल ही में देखा था टेक्निकल एजुकेशन के अंदर, जो डायरेक्ट एक इक्वेशन पूछ ली गई थी, और अब हो सकता है कि टेक्निकल एजुकेशन में तो थोड़ा सा और आगे से तक पूछा था। ठीक है, और यहाँ पे जो इस पे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं डायरेक्टली फॉर्मूला, और आएगा क्या सीधा फॉर्मूला। अभी जो हम पढ़ रहे हैं एमएससी वाला, जितना भी पोर्शन पीजी वाला, उसमें सारे के सारे फॉर्मूले आने वाले हैं आपके पास। ठीक है, तो इसके अंदर क्या पूछेंगे आपको कंडक्टिंग मीडियम में, कंडक्टिंग मीडियम में जो पूछ सकते हैं वो पहले तो इसकी इक्वेशन क्या होगी। ठीक है, तो इसकी कंडीशन क्या है यहाँ पे, तो कंडीशन में आप एक बात ध्यान रखिए कि जे जो होगा कंडक्टिंग मीडियम में, जे जो होगा वो कितना होगा, सिग्मा ई होगा। एक तो ये नई चीज है, जो जे अभी थोड़ी देर पहले क्या था हमारा, 0 था। ठीक है, फ्री चार्ज, फ्री चार्ज क्योंकि कंडक्टिंग मीडियम में पहले से आपने कोई चार्ज दिया नहीं, चार्ज उसमें जितना है टोटल जो चार्ज डेंसिटी कितनी है उसकी 0, पॉजिटिव जितने पॉजिटिव उतने ही नेगेटिव है, तो मीडियम में कोई चार्ज नहीं है। अगर चार्ज ऑलरेडी हम दे रहे हैं तो बात दूसरी होगी। ठीक है, तो अभी कोई मीडियम अगर लेते हैं, कोई रोड लेते हैं लोहे की, तो उसमें क्या होगा, ये तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलेगा, और ये क्या होगा, 0 होगा। उस केस की हम बात करें तो इक्वेशन क्या बन जाती है उसकी बात करते हैं। इक्वेशन में एक टर्म और बढ़ जाएगी। ठीक है, इक्वेशन में क्या होगा, यहाँ पे डेल स्क्वायर वाली और टाइम के रेस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएट वाली इक्वेशन तो रहेगी, उसके साथ साथ एक चीज और बढ़ेगी, वो क्या बढ़ेगी, वो बढ़ेगी सिग्मा म्यू डेल ई ओवर डेल टी माइनस, और ये हो जाएगा 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल स्क्वायर ई ओवर डेल टी स्क्वायर। ठीक है, डेल स्क्वायर ई ओवर डेल टी स्क्वायर। अच्छा, ऊपर है ना, सॉरी, अच्छा हाँ, एक चीज़ और, क्योंकि हम मीडियम में हैं तो मीडियम में क्या लेंगे, एप्सिलॉन और ये लेंगे, है ना, नॉट नहीं लेंगे, नॉट तो फ्री स्पेस में थे, तो इसमें क्या लेंगे हम, ये वाली चीज़ लेंगे, और देन उसके साथ साथ में यहाँ क्या लिखेंगे, 0, जो 1 अपॉन सी में था ना, इसलिए थोड़ा सा हो गया, तो ये क्या रहेगा यहाँ पे, तो ये आपकी टोटल इक्वेशन बनेगी। इसी तरह से अगर बी में इक्वेशन लिखोगे तो बी की इक्वेशन क्या हो जाएगी, या एस की इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये वाली, यानी कि इसके साथ एक सिग्मा की जो टर्म है, सिग्मा म्यू की टर्म, एक सिंगल डेरिवेटिव टाइम के साथ, वो एक एक्स्ट्रा टर्म जो है वो आपके पास यहाँ पे आने वाली है। बस ये आप दिमाग में अच्छा रखना है आपको। ये इक्वेशन जो है ये किसकी बनेगी, ये इक्वेशन आपके बनने वाली है किसमें, इस वाले मीडियम में, तो ये आपको डायरेक्ट पूछी जा सकती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट लगा लेना, ये इक्वेशन क्या है, आपको डायरेक्टली पूछी जा सकती है। ठीक है, इसके साथ साथ जब इसका सॉल्यूशन हम देखेंगे तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन, क्योंकि देखो फिर से ये एक लीनियर इक्वेशन है ना, तो लीनियर इक्वेशन है तो इसका सॉल्यूशन मिलेगा, और सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए, क्योंकि वहां पे भी इस वाले केस के अंदर भी जो है वेव की इक्वेशन बन रही है, क्या वेव है, वेव इक्वेशन में क्या होगा, वही आपके पास पीरियोडिक जो है वो फंक्शन आना चाहिए, वो साइन कोस का ही फंक्शन आएगा। दोनों को अगर मान लीजिए मैं जनरल सॉल्यूशन लिखूं तो किस में जाएगा, एक्सपोनेंशियल में। ठीक है, साइन और कोस को हम किस में लिख सकते हैं,
आयोटा की फॉर्म में लिख सकते हैं ना एक्सपोनेंशियल करके, तो उस फॉर्म में लिख सकते हैं जनरल सॉल्यूशन। तो इसका जनरल सॉल्यूशन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अगर ई का देखें तो एक एम्पलीट्यूड ई नॉट, ठीक है, एक्सपोनेंशियली आयोटा, उसके साथ साथ अब इसका फेज, तो फेज क्या हो जाएगा। अब देखिए अगर मान लीजिए फेज में ओमेगा एक्स वगैरह भी लिख सकते हैं, लेकिन मुझे जनरल सॉल्यूशन लिखना है तो मैं एक्स वाई जेड लेके क्या लिखूंगा, उसको आर की फॉर्म में उसकी इक्वेशन दूंगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा के डॉट आर माइनस ओमेगा टी, ठीक है, ये मेरा सॉल्यूशन। एच की फॉर्म में लिखोगे तो क्या हो जाएगा, एच इक्वल टू, वो भी लिख देते हैं, एच की फॉर्म में लिखोगे तो एच इक्वल टू एच नॉट एक्सपोनेंशियली आयोटा में ओमेगा टी, ये मेरा क्या होगा, ये मेरा जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा इसका, ठीक है। अब यहाँ से इस इक्वेशन को अगर मान लीजिए मैं यहाँ रखता हूँ, ये क्वेश्चन पूछा गया था, मैं उसी पे चल रहा हूँ ना, बहुत सिंपल सा था। अगर मैं इसको यहाँ रखता हूँ इक्वेशन में तो क्या करना पड़ेगा, पहले तो इसको आर के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, 2 बार तो आयोटा बार आ जाएगा, 2 बार के बार आ जाएगा, तो इसका मतलब आयोटा स्क्वायर के स्क्वायर, तो कितना आया, आयोटा स्क्वायर का मान कितना हुआ -1 के स्क्वायर, तो कुल मिला के सोल्यूशन करोगे तो क्या आएगा माइनस के स्क्वायर, ठीक है। यहाँ रखोगे तो एक बार टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, तो टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना तो कौन सी वैल्यू मिलेगी, ये एक बार ओमेगा क्या होगा आयोटा के साथ बाहर आ जाएगा, ऑलरेडी यहाँ पे पढ़ा है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या आएगा प्लस में ये वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। फिर से यहाँ पे टाइम के रेस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएशन हो रहा है, टाइम के रेस्पेक्ट में 2 बार होगा तो एक बार आयोटा बाहर, फिर वापस एक आयोटा बाहर और 2 बार ये अपने ओमेगा बाहर, तो क्या होगा माइनस आयोटा और ओमेगा स्क्वायर, तो माइनस आयोटा का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा -1, तो ये अच्छा माइनस माइनस ये किस में हो जाएगा प्लस में, ठीक है, ठीक है, माइनस माइनस किस में हो जाएगा प्लस में, यहाँ से क्या आएगा ओमेगा स्क्वायर बाहर आ जाएगा, ठीक है, ये इक्वेशन बनेगी। साथ में ये पूरा का पूरा फंक्शन जो भी रहेगा ई इक्वल टू 0, अब ई इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब ये पूरा का पूरा क्या होना चाहिए 0 के इक्वल, तो माइनस के स्क्वायर प्लस आयोटा सिग्मा म्यू ओमेगा प्लस ये किसके बराबर है 0 के बराबर है, ठीक है, किसके बराबर है 0 के बराबर है। अब जब आप इसको सोल्व करते हैं यहाँ से तो के जो आएगा आपके पास के स्क्वायर, वो के स्क्वायर क्या आ जाएगा, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, आप सोल्व करके देख लेना, के स्क्वायर जो आएगा वो इसकी फॉर्म में कुछ ये आएगा, ठीक है, 1 प्लस सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन, ठीक है। ये आप सोल्व करोगे, इसको उधर ले जाके सारी चीज़ें, और इसमें से क्या करो ये वाली चीज़ कॉमन ले लेना, तो आपके पास क्या मिलेगा के जो है वो आपको ये वाली चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। और यहाँ से के को जो हम डिफाइन करते हैं, क्योंकि ये क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ एक कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में, तो अल्फा प्लस आयोटा बीटा में लिख सकता हूँ, और अल्फा क्या होगा, ये वाला जो पोर्शन है वो मेरा अल्फा होगा, यानी कि म्यू एप्सिलॉन ओमेगा, और बीटा क्या होगा वो जाएगा सिग्मा, अच्छा एक ओमेगा से एक ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, फाई से फाई कैंसिल हो जाएगा, और तो क्या बचेगा सिग्मा म्यू, और डिवाइड में क्या रहेगा सिग्मा म्यू ओमेगा, सिग्मा म्यू ओमेगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा मेरा जो है वो अल्फा बन जाएगा, ठीक है। तो ये तरह से ये हमारे पास 2 चीज़ें हमारे मिल जाएगी कि अल्फा और बीटा की जो वैल्यू है वो क्या आएंगी, वो हम देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा नहीं एक सेकेंड, ये के स्क्वायर है ना, एक सेकेंड है ना, ये के स्क्वायर है, तो के स्क्वायर देखना पड़ेगा, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, उसका स्क्वायर निकालना पड़ेगा, ठीक है। स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा के स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस का 2 आयोटा अल्फा बीटा, 2 आयोटा अल्फा बीटा, ठीक है। इसको और इसको कंपेयर कर लीजिए, ठीक है, इसको और इसको कंपेयर कर लीजिए, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा कि अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल टू दिस, और वो नेगेटिव वाला यानी 2 अल्फा बीटा किसके बराबर है, इसके बराबर है। और जब आप इसको सोल्व करते हैं इक्वेशन को, ठीक है, इस इक्वेशन को आप सोल्व करेंगे, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ इसकी वैल्यू, जो आपको इक्वेशन मिल रही है 2 रूट्स जो मिलेंगे, उन 2 रूट्स में पहला जो रूट आएगा आपके वो आ जाएगा, सोल्व करके देख लेना आप लोग इसको, क्योंकि हम सॉल्यूशन में नहीं जाने वाले, मुझे सिर्फ आपको ये बताना है कि कंसेप्ट क्या है इसके पीछे, ठीक है। डिवाइडेड बाय 2 किसका लगाएंगे, श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा के इसको सोल्व करना पड़ेगा, वो आप कर लेना, ठीक है। दूसरा रूट जो मिलेगा वो मिल जाएगा आपको इस तरह से 1 और प्लस सिग्मा अपॉन ओमेगा स्क्वायर -1 ये रूट डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ये आपको सॉल्यूशन मिलने वाला है, ठीक है। ये आपको क्या मिलेंगे अल्फा और बीटा 2 रूट्स मिलेंगे। आप क्या करेंगे पहले तो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इसको इस वाली टर्म के इक्वल रखेंगे, फिर
टू अल्फा बीटा को किस टर्म के इक्वल रखेंगे, इसके इक्वल रखेंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई करके आयोटा के जो मल्टीप्लाई में आएगा उसके इक्वल रखेंगे। और ये इक्वल रखने के बाद, है ना, ये इक्वल रखने के बाद उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद कुछ नहीं, सिंपली आपको इसमें से इस सॉल्यूशन को और उस सॉल्यूशन को इक्वल करके दोनों का सॉल्यूशन निकालना है इक्वेशन सोल्व करके। जब इक्वेशन सोल्व करके सॉल्यूशन निकालोगे तो दो रूट आपको अल्फा बीटा ये वाले मिल जाएंगे, ठीक है। ये वाले जब आपको अल्फा बीटा रूट्स मिल जाएंगे, इस इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं ना, के में सोल्व करोगे ना, कैसे करोगे भाई, ये क्या है इक्वेशन जो है, इसको सोल्व करोगे इस वाले फॉर्मूले से, सोल्व करने पर आपको अल्फा बीटा दो ये मिलेंगे। एक में यहाँ पे सीधे दराचल लगाओगे तो क्या होगा, प्लस माइनस आता है ना, प्लस माइनस में एक प्लस वाला रूट ये हो गया, माइनस वाला रूट जो है वो ये हो गया। और यहाँ से एक चीज और दिमाग में रखना, कुछ चीजें मैं यहाँ पे डिफाइन करने वाला हूँ सिंपली। अब जो वेलोसिटी है ईएम वेव की जो है वो वेलोसिटी क्या होगी, वो v जो होगा वो होगा ये वाला, ठीक है। ये आपको डायरेक्टली पूछा जा सकता है, वे क्या होगा, ओमेगा अपॉन अल्फा अगर कर देते हैं तो वो क्या आएगा, हमारा वेलोसिटी आएगी किसकी, इस ईएम वेव की कंडक्टिंग मीडियम के अंदर, ठीक है। ये हो गया। दूसरा जो है एक स्किन डेप्थ या पेनिट्रेशन डेप्थ जिसको बोलते हैं, है ना, स्किन डेप्थ या पेनिट्रेशन डेप्थ वो क्या होती है, उसे हम स्किन डेप्थ या पेनिट्रेशन डेप्थ जो है उसको हम लिखते हैं 1 अपॉन बीटा से। किससे लिखते हैं, 1 अपॉन बीटा से। ये आपको डायरेक्टली पूछा जा सकता है ना कि स्किन डेप्थ जो है या पेनिट्रेशन डेप्थ है उसे किससे लेते हैं, डेल्टा से, और वो क्या होता है 1 अपॉन बीटा होता है, ठीक है। वो क्या होता है 1 अपॉन बीटा। जब आप इसका 1 अपॉन बीटा करते हैं, ठीक है, और मान लीजिए क्या है, गुड कंडक्टर है ना, अगर मान लीजिए क्या है वो गुड कंडक्टर है, तो गुड कंडक्टर के केस में क्या होगा, यहाँ पे आप जाइए, इस वाले केस में क्या हो जाएगा, इस वाले केस में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जो है ये क्या होगा, ग्रेटर देन होगा 1, क्योंकि गुड कंडक्टर के लिए सिग्मा क्या होगा, वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, तो वो क्या होगा 1 से ज्यादा होगा। और जब आप इसको सोल्व कर लेते हैं इस इक्वेशन में, सॉरी, इसको जब आप सोल्व कर लेते हैं तो अल्टीमेटली क्या होगा, अगर आप यहाँ से देख रहे हैं तो अल्टीमेटली क्या होगा, सिर्फ आपको ये वाली वैल्यू मिलेगी, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको बाहर लेके आओगे 1 से 1 सारा हट जाएगा, क्योंकि अगर मान लीजिए 1 से बहुत बड़ा है तो उसमें से 1 कम भी कर दोगे तो क्या होगा, कोई चेंजेस नहीं होने वाला। करके दिखाऊं, चलिए स्किन डेप्थ का फॉर्मूला हम वहाँ से चलते हैं। तो हमारे पास बीटा इक्वल टू कितना, अच्छा डेल इक्वल टू 1 अपॉन बीटा है, ठीक है। 1 अपॉन बीटा लिखेंगे तो इस तरह से लिखोगे आप, ठीक है, ये इस तरह से। ये जो इक्वेशन है इसके अंदर क्या होगा, इस वाली इक्वेशन के अंदर आप ध्यान दीजिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा है 1 से, तो इसका मतलब इसमें 1 जोड़ भी दोगे स्क्वायर के अंदर तो क्या होगा, कोई वैल्यू चेंज होगी क्या, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं होगा। तो इसको मैं क्या लिखता हूँ, सीधा यही लिख सकता हूँ, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बनेगा सिग्मा अपॉन ये -1 डिवाइडेड बाय 2। अब इसमें से -1 माइनस कर दोगे तो भी कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब ये भी क्या आएगा, कुछ इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। आगे सोल्व कर लीजिए, तो 1 अपॉन नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए तो वैल्यू आपको मिल जाएगी यहाँ से, इसको सोल्व करेंगे ना तो ओमेगा से ओमेगा क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। पहले तो एप्सिलॉन जो है वो यहाँ, अच्छा ये एप्सिलॉन है ना, एप्सिलॉन जो है वो क्या आएगा, यहाँ आएगा, तो ये रूट एप्सिलॉन और डिवाइड में रूट एप्सिलॉन चल रहा है, चलो एक बार लिख ही देता हूँ मैं तो ये, देन उसके बाद सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन और ये 2 आ रहा है, ठीक है। तो इस एप्सिलॉन से एप्सिलॉन कैंसिल आउट होगा, ठीक है। ये सिग्मा क्या करेगा, ये ऊपर चला जाएगा। तो कुल मिला के अगर आप देखते हैं तो ये आता है 2 म्यू सिग्मा ओमेगा, ये आपको वैल्यू मिल जाएगी इसके अंदर ओमेगा, और ये इधर ओमेगा चल रहा है, एक सेकंड देखिए यहाँ पे ये पावर लिखना, ये जो है ना ये पावर लिखना मैं सच भूल गया, उसमें 1/2 ये 1/2 आएगी पावर, है ना, यहाँ 1/2, ठीक है ना, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था। अभी देखते हैं ये पावर क्या है, इसमें 1/2 चल रही है वहाँ पे, है ना, वो लिखना भूल गया था। तो यहाँ पे पावर क्या होगी, 1/2 चलेगी, ठीक है। ये पावर मैंने यहाँ तो लिख दी थी, लेकिन यहाँ पे भी क्या आएगी, पावर 1/2 में आएगी, ठीक है। तो ये 1/2 लिखना मैं भूल गया था। अब देखिए उसको, अब आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। तो जैसे ही 1/2 में आप लिखोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये 1 से 1, ये मैंने आपको बताया था कि इस 1 का इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, ठीक है। जब कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला तो इसका मतलब क्या होगा, ये आपके पास चलेगा म्यू एप्सिलॉन ओमेगा, ठीक है। ये तो बाहर है आपके पास, अंदर क्या हो जाएगा सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन, ठीक है, और साथ में 2, ठीक है। ये इसका कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन इसके पूरे के पावर में कितना, हाफ है, तो पूरे के पावर में ये कितना हो गया, हाफ हो गया, ठीक है। ये सारी चीजें ऊपर चली जाएंगी, तो यहाँ पहले कैंसिल आउट कर देते, चलो ये कैंसिल आउट कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। तो कैंसिल आउट करने पे नीचे क्या बच जाएगा हमारे पास, अगर मैं इसको पूरा लिखूं तो एक बार चलो ऊपर ले जाते हैं, तो 2 ओमेगा एप्सिलॉन, ये किसमें चल रहा है, हाफ के अंदर, ठीक है, रूट के अंदर। अंदर ये क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा, ये स्क्वायर में आएगा क्योंकि रूट ले रहा हूँ पूरे का, ठीक है। ये म्यू एप्सिलॉन और सिग्मा चल रहा है रूट में,
इसको यहाँ से कैंसिल आउट कर देंगे, इसको यहाँ से कैंसिल आउट कर देंगे, तो कुल मिला के क्या आ जाएगा 2/म्यू ओमेगा सिग्मा रूट, और इसे हम क्या बोलते हैं पेनिट्रेशन डेप्थ। और ये फॉर्मूला डायरेक्टली पूछा गया है, ये नेट में ही पूछा गया था, और ठीक है नेट में तो इस पर न्यूमेरिकल आया था, और अगर आप इसमें देखें तो डायरेक्टली आपको पूछा जा सकता है कि 2 म्यू ओमेगा सिग्मा जो है ये क्या है, ये पेनिट्रेशन डेप्थ, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कितना पेनिट्रेट करेगा वो इन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अब एक चीज दिमाग में रखिए, एक तो ये चीज हो गई, इसके साथ साथ कुछ चीजें और दिमाग में रखना कि जो मैं थ्योरेटिकली बोल रहा हूँ वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस कंडक्टिंग मीडियम में एक्सपोनेंशियली क्या करता है, एक्सपोनेंशियली जो है वो डिक्रीज होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक्सपोनेंशियली, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो एक्सपोनेंशियली क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, और एक पॉइंट के बाद जैसे मान लो क्या होगा पेनिट्रेशन डेप्थ जिसे बोलते हैं, इसके बाद लगभग क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 के इक्विवेलेंट आने लग जाएगी। ठीक है, तो एक चीज आप दिमाग में रखें, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा, फेज डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, और इस केस के अंदर क्या होगा, मैग्नेटिक एनर्जी जो है, ठीक है क्या होगा, मैग्नेटिक एनर्जी जो है वो क्या होंगी, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी ग्रेटर देन होगी किससे, इलेक्ट्रिक जो डेंसिटी है उससे। ठीक है, आगे समझ में। तो कंडक्टिंग मीडियम जो है उसका ये वाला पोर्शन जो है बड़ा सिंपल सा है, आपको वो इक्वेशन याद होनी चाहिए, इक्वेशन में ये वैल्यू रख दीजिए, देन उसके बाद इसको सोल्यूशन करिए। ठीक है, ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, लेकिन आप एक बार करके देखिए आराम से आपका सोल्यूशन हो जाएगा, और सोल्यूशन सेम आपको यही मिलेगा। हिंट ये है कि श्रीधराचार्य सूत्र आपको लगाना पड़ेगा, श्रीधराचार्य सूत्र उसमें लगाओगे इक्वेशन में तो आपको ये सोल्यूशन मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक ये इक्वेशन सोल्व हो गई है। अब अपन चलते हैं, कंडक्टिंग मीडियम हमारा कंप्लीट हो गया। अब मैं जो आ रहा हूँ वो आ रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन करते हैं, है ना, अभी तक हम क्या चल रहे थे, अभी तक हमारे पास जो पोर्शन चल रहा था उसमें चार्ज पार्टिकल जो था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में पढ़ा था हमने, जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मैग्नेटोस्टैटिक्स दोनों चीज पढ़ी थी। मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था ना, पहला ही जो लेक्चर था हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का, उसमें मैंने कहा था 3 सिचुएशन हो सकती है कि चार्ज पार्टिकल स्टेबल है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक, चार्ज पार्टिकल अगर मूव कर रहा है यानी कि करंट है तो क्या होगा, मैग्नेटोस्टैटिक यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, और अगर चार्ज पार्टिकल अगर मान लो क्या करता है एक्सेलरेटेड मोशन करता है तो क्या करेगा, वो रेडिएशन जो है वो एमिट करेगा। ठीक है, क्या एमिट करेगा, रेडिएशन एमिट करेगा। ठीक है, अब ये जो रेडिएशन एमिट करेगा, है ना, तो रेडिएशन जब एमिट, तो ये किसका, अभी जो मैं पोर्शन ले रहा हूँ ये आपके फिर से एमएससी का पोर्शन है, पीजी का पोर्शन है। ठीक है, तो इसका मतलब हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, रेडिएशन के बारे में, कि रेडिएशन कैसे एमिट होती है। तो इसका मतलब क्या है, चार्ज जो पार्टिकल है वो क्या कर रहा है, एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है। क्या कर रहा है, एक्सेलरेटेड मोशन अगर कर रहा है तो उस केस में क्या करेगा, वो रेडिएशन एमिट करेगा। अब वो रेडिएशन जो एमिट करेगा उसकी जो पावर होगी वो कैसे डिपेंड करती है, वो 2 तरह से आप दिमाग रखिए। कि अगर मान लीजिए आप पहले तो चलते हैं फर्स्ट केस में क्लासिकली, या क्लासिकल पार्टिकल, है ना, क्लासिकल अगर पार्टिकल है आपके पास, क्लासिकल पार्टिकल होने का मतलब क्या हुआ, क्लासिकल पार्टिकल होने का मतलब है कि यहाँ पे आप स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, जो वेलोसिटी है पार्टिकल की वो लेस देन क्या है, सी, सॉरी लेस देन क्या है, सी। तो इस केस के अंदर क्या होगा, जो आपके, हालांकि वो भी क्लासिकल है एक तरह से, लेकिन इस केस के अंदर क्या होगा, इस केस के अंदर रेडिएशन का फॉर्मूला कुछ अलग होगा और वो दूसरे वाले केस में कुछ अलग होगा। ठीक है, तो इस केस के अंदर जो रेडिएशन यानी कि जिसकी पावर होती है उसका फॉर्मूला आपको याद में रखना है, और वो है 1/4πε0 टू Q² A² अपॉन 3C³। ये वाला केस हमें ध्यान रखना है। ठीक है, ये वाला केस। अच्छा, इसको क्लासिकल की बजाय नॉन रिलेटिविस्टिक कह सकते हैं ना, नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल, है ना, रिलेटिविस्टिक हम यूज नहीं कर रहे, है ना, रिलेटिविटी इसके आगे चलेंगे। तो ये जो पावर का फॉर्मूला है ये ध्यान रखना, और इसमें ध्यान क्या रखना है मैक्सिमम, कि ये प्रोपोर्शनल किसके हैं, Q² के, और किसके प्रोपोर्शनल है, A² के। बस ये 2 चीजें आपको दिमाग में होनी चाहिए कि जो आपका पार्टिकल है, जो जिसकी वेलोसिटी क्या है, या नॉन रिलेटिविस्टिक जो पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल, उस चार्ज पार्टिकल में, नॉन रिलेटिविस्टिक चार्ज जो पार्टिकल है उसकी क्या है, पावर जो है वो उसके चार्ज के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, और इसके एक्सेलरेशन, ए क्या है यहाँ पे, एक्सेलरेशन, ये क्या है, चार्ज के स्क्वायर, और एक्सेलरेशन के भी क्या है, स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। बस ये दिमाग में आपको रखना है। ऐसा क्वेश्चन जो है मैंने देखा, एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसके अंदर कि ऐसे बोला गया था कि चार्ज पार्टिकल जो है, किसी चार्ज पार्टिकल की वजह से रेडिएशन मान लीजिए जो भी है P है,
और अब उसको जो है उसका चार्ज डबल और उसका एक्सेलरेशन जो है वो हाफ कर दिया जाता है, तो उसकी जो पावर है उसमें क्या डिफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, 1/2 हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी, सेम रहेगी, ऐसे करके क्वेश्चन दिया हुआ था। तो आप इसमें वैल्यू रखेंगे, इससे फाइंड आउट कर लेंगे। और वो क्वेश्चन मैक्सिमम लोग छोड़ के आए थे, क्यों? क्योंकि हम इस वाले फॉर्मूले तक पहुंचते ही नहीं है, ठीक है। सिंपल सिंपल फॉर्मूले हैं, जो मैंने आपको पहले ही कहा था कि मैं एमएससी तक का पूरा कोर्स लूंगा और जिसमें से जो भी इंपॉर्टेंट चीज होंगी वो मैं आपको लिखवा दूंगा, जो सिंपल होगी। एमएससी में से 10 क्वेश्चन आएंगे, वो 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बहुत सिंपल होते हैं, उनमें कोई बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो ये वैसा ही क्वेश्चन है। अब मान लीजिए यही पार्टिकल रिलेटिविस्टिक, ठीक है, यही पार्टिकल क्या है, रिलेटिविस्टिक पार्टिकल है, तो उस केस में क्या होगा उसकी मैं बात करेंगे, ठीक है। चलिए तो देख लेता हूँ एक बार, टाइम क्या है आपका। अब जो आपका रिलेटिविस्टिक पार्टिकल है, मतलब कि अगर जो है कंपेरेबल टू सी है, मतलब इसकी वेलोसिटी जो है पार्टिकल की वो क्या है, कंपेरेबल टू सी है, तो उस केस में क्या इक्वेशन बनेगी उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो अच्छा, इससे पहले वाले जो फॉर्मूला हमने लिखा था P इक्वल टू, ये फॉर्मूला जो लिखा था ना, P इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन 3 था ना, हाँ 3c है ना, 3c क्यूब, ठीक है, 3c क्यूब, और यहाँ 2 था ना, 2/3, तो 2/3c क्यूब जो था वो एक फॉर्मूला था। तो इस फॉर्मूले के अंदर, इस फॉर्मूले को बोलते क्या है, इसको बोलते हैं लार्मर फॉर्मूला। क्या बोलते हैं? लार्मर फॉर्मूला। ये किसने दिया था? लार्मर ने दिया था, तो इसको क्या बोलते हैं, लार्मर जो है वो फॉर्मूला बोलते हैं, ठीक है। एक तो ये लिख लेना आप ना, लार्मर फॉर्मूला है ना, ठीक है। ये किसके लिए था, ये मैं आपको बता चुका हूँ, जब आपकी वेलोसिटी जो है पार्टिकल की वो c से बहुत कम हो, यानी कि नॉन रिलेटिविस्टिक वाला केस हो। अब मान लीजिए हाई वेलोसिटी पे पार्टिकल है, हाई वेलोसिटी पे अगर पार्टिकल है जो c के कंपेरेबल है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में रिलेटिविस्टिक जो है वो आपकी इंट्रोड्यूस हो जाएगी। तो वहाँ पे जो हमने अल्फा वगैरह पढ़े वो सब यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। वहाँ पे सॉरी गामा और बीटा ना, तो यहाँ पे एक चीज मैं दिखूंगा कि गामा क्या था, 1 - v² ठीक है। एक और मैं बीटा यूज करने वाला हूँ, वो मेरा क्या है, v/c। दो चीजें मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। एक तो इन दोनों की फॉर्म में इक्वेशन मिलेगी, तो गामा इक्वल टू क्या है हमारे पास, 1 - v²/c², बीटा इक्वल टू क्या है, v/c, इसकी फॉर्म में लिखूंगा। तो इसकी फॉर्म में लिखूंगा तो जो पावर मिलेगी मुझे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, वो मिलेगी 1/4πε0, कॉन्स्टेंट सेम चलेंगे, 2/3 उधर भी था, 2/3 इधर भी रहेगा। इसके साथ साथ चार्ज जो है वो q² में रहेगा, यहाँ आएगा गामा टू द पावर 6, ठीक है। गामा टू द पावर कितना है, 6/c, गामा टू द पावर 6/c। और यहाँ पे जो एक वैल्यू आगे और मिलेगी, वो मिलेगी β.² माइनस β.² माइनस बीटा इंटू β.² ठीक है, बीटा इंटू β.² ये आपको जो है वैल्यू मिलने वाली है यहाँ से, ठीक है। चलिए, तो मेरे हिसाब से इस फॉर्मूले को आपको याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। क्या है, 1/4πε0 दोनों में कॉमन है, 2/3 दोनों में कॉमन है, q² दोनों में कॉमन है। यहाँ जो चेंजेज है वो एक्सेलरेशन है। वहाँ क्या था, जो एक्सेलरेशन a² था, अब वो इससे रिप्लेस हो रहा है, और वहाँ पे क्या था, a²/c है ना, a²/c³, वो पूरा का पूरा किससे रिप्लेस हो रहा है, इससे रिप्लेस हो रहा है। बस आप दिमाग में ये रखिए। तो ये वाली जो चीज़ है वो आपको याद रखना बड़ा जरूरी है, ठीक है। अब इसके अंदर दो केस बनेंगे। केस जो मेरा फर्स्ट बन रहा है, वो केस फर्स्ट बन रहा है कि v और एक्सेलरेशन आपका a दोनों क्या हो, पैरेलल हो, ठीक है। v और a अगर पैरेलल हो तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे ब्रह्मस्त्र, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे, ब्रह्मस्त्र इसको बोलते हैं। रेडिएशन, ठीक है, ब्रह्मस्त्र रेडिएशन बोलेंगे इसको, ठीक है। और इसके अंदर क्या होगा कि दोनों पैरेलल है, तो पैरेलल है तो ये क्या होगा, ये केस जो है वो, इसका मतलब ये क्या है, v डॉट क्या है, यार क्या है, इसका डॉट है, तो v डॉट यानी कि दोनों क्या हुए, v डॉट का मतलब क्या होगा, v डॉट का मतलब है हमारे पास एक्सेलरेशन। जब ये दोनों पैरेलल हैं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, b क्रॉस b डॉट जो होगा वो कितना होगा, 0। जब पैरेलल है तो पैरेलल जो दो चीजें हैं उनका अगर क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो कितना आता है, 0। तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 0 होने के केस में आपके पास क्या बचेगा, β.² बचेगा। तो ये आप लिख दीजिए। तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4πε0 2/3 q²
गामा टू द पावर 6 सी और क्या बचेगा बीटा स्क्वायर। ठीक है, क्या बचेगा बीटा स्क्वायर। ठीक है, बीटा स्क्वायर को क्या लिखोगे, बीटा क्या है तो बीटा डॉट क्या हो जाएगा v डॉट सी यानी कि a अपॉन सी। a अपॉन सी यहाँ रखते हैं वैल्यू क्या बन जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2/3 क्यू स्क्वायर गामा टू द पावर 6। क्या बनेगा क्यू स्क्वायर गामा टू द पावर 6 ये कितना हो जाएगा स्क्वायर करेंगे तो सी क्यू क्यू स्क्वायर गामा टू द पावर 6। ठीक है, ये मैं एक बार इससे लिख देता हूँ थोड़ा डार्क है। ठीक है, ये इक्वेशन। देन इसके बाद में यहाँ से क्या बनेगा ए स्क्वायर और सी स्क्वायर जो आएगा वो सी के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा सी क्यूब बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन गई, ये रेडिएशन कौन सी है ब्रह्मास्त्र लूम जब बी और ए दोनों क्या है पैरेलल है। ठीक है, तो आपको ये पता रहेगा तो ये आप आराम से 1 सेकंड में निकाल सकते हैं। अगला क्या है कि v और a एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या हुआ b डॉट b और इसका क्रॉस प्रोडक्ट b डॉट का क्या आ जाएगा b डॉट आ जाएगा। ठीक है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट कितना आ जाएगा b डॉट आ जाएगा। ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं। केस सेकंड क्या है v इज परपेंडिकुलर टू a है ना, पैरेलल वाला केस हो गया परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर में इन दोनों के बीच एंगल कितना हुआ 90 डिग्री, तो साइन 90 कितना हुआ 1। तो कुल मिला के क्या बन जाएगा हमारे पास P जो बनेगा वो बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2/3 क्यू स्क्वायर गामा टू द पावर 6 सी। ये एग्जिस्ट रहेगा। यहाँ क्या हो जाएगा b डॉट स्क्वायर माइनस, अब यहाँ से देखिए ये क्या बन जाएगा b डॉट का। ठीक है, दोनों का स्क्वायर यही बनेगा क्योंकि देखो बीच में एंगल कितना हो गया, इसको क्या लिखोगे b डॉट साइन थीटा कितना 90, तो ये कितना बन जाएगा b डॉट बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है b डॉट स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लीजिए, तो p इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2/3 क्यू स्क्वायर ये हो गया गामा टू द पावर 6 अपॉन सी। कॉमन क्या आ गया b डॉट, तो 1 माइनस b स्क्वायर। ठीक है, इसको सोल्व कर लीजिए। b डॉट बराबर फिर से कितना है अभी हमने निकाला था b बराबर कितना v अपॉन सी, तो b डॉट बराबर ठीक है b डॉट बराबर v डॉट अपॉन सी। v डॉट क्या है a, तो a अपॉन सी हो गया। ठीक है, a अपॉन सी का स्क्वायर करेंगे तो फिर से आपको मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2/3 क्यू स्क्वायर। ठीक है, गामा टू द पावर 6 ये कितना हो जाएगा सी क्यूब और एक्सेलरेशन a स्क्वायर। अब क्या बचा 1 माइनस बी स्क्वायर। 1 माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होगा, तो देखिए 1 माइनस बी स्क्वायर है ना, तो वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर यही होगा। 1 माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू क्या है ये वाली चीज है। ठीक है, तो यहाँ से ये किसके बराबर हो जाएगा, अब देखो गामा की फॉर्म में गामा है ना, गामा क्या माना था हमने, ये तो किसके बराबर होगा गामा स्क्वायर, तो ये किसके बराबर है गामा स्क्वायर के। तो गामा स्क्वायर को गामा 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा गामा टू द पावर कितनी हो जाएगी 1 अपॉन गामा टू द पावर 1/4। एक सेकेंड, इसमें वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर उधर से हम लेंगे तो 1 माइनस बीटा स्क्वायर, तो 1 माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। यहाँ पे आ रहा गामा स्क्वायर में और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास गामा टू द पावर 2। ठीक है, गामा टू द पावर 2 को यहाँ से ले लेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2/3 क्यू स्क्वायर गामा टू द पावर 6। ठीक है, 6 और ये हो जाएगा 8 गामा टू द पावर 8 ए स्क्वायर बाई सी क्यूब तो ये आपको क्या मिल जाएगी यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, गामा को हमने सही इंट्रोड्यूस किया ना 1 माइनस वी स्क्वायर 1/v स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर 1/v स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास क्या मिल जाएगा, जो पावर की इक्वेशन है वो आपको फाइनली ये वाली मिल जाएगी। ठीक है, तो कुल मिला के हमने जो है ये जो पोर्शन हमारा है ये कहाँ पढ़ा था आपने, ये जो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की रेडिएशन पढ़ते हैं रिटार्ड पोटेंशियल जिसको बोलते हैं, और वो कहाँ पढ़ा था आपने, ये पढ़ा था जो आपकी पीजी है, पीजी के अंदर पढ़ते हैं, तो उसका हमने ये पोर्शन लिया है। ठीक है, और वहाँ पे क्या है कुछ लॉरेंस हम इन्वेरिएंस भी पढ़ते हैं, वो सारी चीज़ें तो वहाँ तक मैं नहीं जा रहा क्योंकि उसमें कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती है जो क्या होती है लॉरेंस इन्वेरिएंट होती है। इन्वेरिएंट का मतलब क्या है कि अगर आप उसको लॉरेंस ने जो आपको एक वो जो 4 जो आपका वो दिया था जो आपके पास 4 डायमेंशनल जो स्पेस दिया था
पी और ई के अंदर, ठीक है। तो उस जो स्पेस है उस स्पेस के अंदर क्या हो रहा है, उस स्पेस के अंदर जो है ये जो वैल्यू, कुछ वैल्यूज ऐसी होती है जो क्या रहती है, इन्वेरिएंट रहती है। अगर मान लीजिए आप उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं एक सेट से दूसरे सेट में, तो क्या होगा, वो अपनी फॉर्म जो होती है उसको चेंज नहीं करती है, ठीक है, उससे हम इन्वेरिएंस बोलते हैं। तो वो चीज़ें हैं, तो आप अगर लिखना चाहें तो मैं लिख देता हूँ, बाकी तो वैसे क्या पता पूछ ले, है ना। तो दो इन्फॉर्मेशन और लिख लेना आपको। और वो इन्फॉर्मेशन क्या है, लोरेंज इन्वेरिएंट, है ना। एक टॉपिक डाल लेना आप छोटा सा। वेरिएंस, तो लोरेंज इन्वेरिएंस जो है, उस इन्वेरिएंस के अंदर कुछ क्वांटिटीज है कि जो मैक्सवेल फील्ड इक्वेशन है वो क्या रहती है, इन्वेरिएंस। एक तो ये लिख लेना पहला कि जो मैक्सवेल की आपने मैक्सवेल इक्वेशन है वो क्या रहती है, इन्वेरिएंट। ये इन्वेरिएंट रहने वाली जो चीजें वो लिख देता हूँ। एक तो क्या रहती है, मैक्सवेल इक्वेशन इन्वेरिएंट रहती है। चारों की चारों मैक्सवेल इक्वेशन जो है वो अपने फॉर्म को चेंज नहीं करते अगर लोरेंज इन्वेरिएंस करते हैं तो, है ना। फिर सी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर, ये चेंजेस नहीं होता है, ठीक है। और ई डॉट बी जो है वो चेंज नहीं होता है। और चौथा वापिस वही है, सी स्क्वायर, यानी तीन चीज़ है ना। मेनली जो ये तीन चीज़ों के बारे में आपको पूछा जा सकता है, तो ये क्या होते हैं, ये लोरेंज इन्वेरिएंट होते हैं। ये जो चीज़ें हैं ये लोरेंज जब अपन वो करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, तो उस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर जो है ये जो वैल्यूज हैं वो कभी भी इस अपनी फॉर्म को जो है वो चेंज नहीं करती है, ये उसी फॉर्म में रहती है, इसे हम लोरेंज इन्वेरिएंट कहते हैं, ठीक है। तो ये जो सारा का सारा आज हमने पढ़ा है, ये सारा का सारा आपके पीजी का पोर्शन है, और इस पे जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट आपको मिलते हैं, ठीक है। जो लार्मर फॉर्मूला था उसका आप दिमाग में रखेंगे, लार्मर फॉर्मूले पे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिल सकता है, और 100% आप देखिए कि एग्जाम में आपको मिलेगा, क्योंकि अब हमारा स्टैंडर्ड चेंज होता जा रहा है। लोरेंज इन्वेरिएंस पे मैंने ये तीन चीज़ इसलिए बता दी क्योंकि हो सकता है चौथा ऑप्शन आपको देखकर पूछ ले वो लोरेंज इन्वेरिएंस है कि नहीं है। तो तीन चीज़ें आपको याद रखनी है, इनमें से कोई ना कोई एक चीज़ आपको नॉर्मली आपके एग्जाम में दे दी जा सकती है, ठीक है। तो इसके साथ ही मेरे हिसाब से जो है मुझे जितना भी कराना था, जैसे मान लीजिए अब तो रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी है, ग्विक ट्रांसफॉर्मेशन, ग्विक जो इन्वेरिएंस है वो भी है, कुलाम ग्विक है, देन उसके बाद में लोरेंज ग्विक है, ऐसे करके बहुत सारी जो है चीज़ें इसके अंदर पड़ी है मास्टर डिग्री की, लेकिन उस पर मुझे नहीं जाना है, ठीक है। वो आपको पूछी नहीं जाएगी एग्जाम में जो पूछा जा सकता है वो सिंपल सी चीज़ें जो है, अब बहुत जो टिपिकल नहीं हो मास्टर डिग्री में से सीधे फॉर्मूले हैं वो पूछ जा सकते हैं, जो मैंने आपको यहाँ पे करवा दिए मैक्सिमम, ठीक है। और जो न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे वो मैं आपको जो आपका यूजी और पीजी का यूजी और जो आपके 11-12 का पोर्शन करवाया था वो करीब 30 वीडियो बने। मैंने आपको यही कहा था कि 30 वीडियो के अंदर मैं आपको ये कंप्लीट कर दूंगा, है ना। नेक्स्ट जो हमारा कल वीडियो स्टार्ट होगा वो होगा इलेक्ट्रॉनिक्स से, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स से फिर हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बेसिक के अंदर जो है सबसे पहले हम जैसे वही ओम्स लॉ वगैरह जो भी किसी कंडक्टर में से करंट फ्लो करती है, तो जो ड्रिफ्ट जो होता है, ड्रिफ्ट के लिए कंडक्टिविटी वगैरह वो सब फाइंड आउट करेंगे, जो आपकी 12th का पोर्शन है, और आपके बीएससी में भी मिल जाएगा आपको जब आप सॉलिड स्टेट फिजिक्स पढ़ेंगे तब। देन उसके बाद में वहाँ से स्टार्ट करते हुए हम चलेंगे ओम्स लॉ से जो है हमारा ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो अपना ओम्स लॉ के बाद में ये पोटेंशियोमीटर वगैरह ये जो सारी चीज़ें हैं वो देख लेंगे, किरचॉफ लॉ वगैरह देख लेंगे। किरचॉफ लॉ से फिर आगे बढ़ते हुए हम जो है वो हमारी ये जो सिंपल इलेक्ट्रॉनिक्स है इसमें आ जाएंगे। देन उसके बाद धीरे धीरे हमारा फ्लो चलता रहेगा। अब इलेक्ट्रॉनिक्स क्योंकि बहुत वाइड सब्जेक्ट है और क्वेश्चन भी बहुत सारे आने वाले हैं उसमें से, तो इसके अंदर भी जो है हमको कम से कम 30 से 35 वीडियो लगने वाले हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स होने के बाद में, क्योंकि जो आपका मेन पोर्शन रहेगा जो मैकेनिक्स का होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का होता है और इलेक्ट्रॉनिक्स का होता है, ये तीन बड़े पोर्शन है। उसके बाद जो है वो छोटे छोटे पोर्शन है, उसमें बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं लगेंगे। हर टॉपिक जो है 15-20 वीडियो में हम कंप्लीट कर लेंगे। तो करीब 200 वीडियो में मैं आपके पूरी की पूरी फर्स्ट ग्रेड जो है वो कवर करवा दूंगा। उस 200 वीडियो में से आप देख लीजिए करीब मैंने 80-82 वीडियो है वो आप कंप्लीट कर दिए हैं, ठीक है। तो आप मान लीजिए आपका 50% की और कोर्स टेंड हो रहा है, ठीक है। करीब आप मान लीजिए 45% कोर्स मैंने करवा दिया है, और अभी भी आपके जो है ये नोटिफिकेशन नहीं आया है। अगर नोटिफिकेशन आ जाएगा तो अपनी स्पीड और बढ़ जाएगी, ठीक है। और उसके साथ साथ जैसे ही कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, जैसे मैंने आपको वादा किया था कि जैसे ही कोर्स कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में आपको जो है ये जो क्वेश्चंस वगैरह होंगे वो साथ में करवाता रहूँगा, ठीक है। और जब फर्स्ट गेट की जो ये कंप्लीट हो जाएगा मेरा एक जो टारगेट है, देन उसके बाद में फिर मैं नेट के लिए जो है आपको स्टार्ट कर दूंगा। नेट की हो सकता है कि मैं धीरे धीरे वीडियो, क्योंकि उसमें थोड़ी प्रिपरेशन ज़्यादा करनी पड़ेगी तो फ्रीक्वेंसी वीडियो की नहीं होगी, ठीक है। लेकिन फिर भी जो है मैं कोशिश करूँगा कि सारा का सारा जो है इस एक जो सुयान अकेडमी का जो है वो मेरे जॉब में रहते रहते जितनी चीज़ें मैं इसमें डाल सकता हूँ
और उतनी चीज़ें मैं इसमें डालूँ। देन उसके बाद में एमएससी का पोर्शन भी लेंगे, फिर देन उसके बाद में जो जनरल प्रॉब्लम्स जो होती है वो वाली भी उसमें डिस्कस करेंगे। वो मेरा बहुत लंबा चौड़ा इसका एक वो विजन है, उस विजन को लेके मैं चल रहा हूँ। और मुझे इस बात से कोई वो नहीं है कि आप मेरे वीडियो कितने चलेंगे नहीं चलेंगे, कोई देखेगा नहीं देखेगा। मेरा जो टारगेट है वो ये टारगेट है कि मैं जितनी फिजिक्स जानता हूँ वो सारी की सारी मेरे इस चैनल पे होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।